हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स। इतना भी ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर ही है। बस आपको थोड़ा इस बार ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मतलब उतना दिन तक अगर आप कान खोल के नहीं रखे थे तो चलता, लेकिन आज आपको कान खोल के सुनना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग खोल के रखिएगा। मतलब कुछ भी अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बोले तो आप उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा, उसे एनालाइज कीजिएगा, सोचने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे कि 15(1) में दिया हुआ है कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, ये सब के साथ साथ अगर आपको कोई एक ऐसा चीज़ दे दे जो उसके अलावा हो तो आपको वो दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ अगर आप थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो चीज़ नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी दिक्कत वाला काम है नहीं। कुछ कुछ मतलब कॉन्सेप्ट्स है वो हम बता देंगे और थोड़ा दिमाग खोल के रखिएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है इसमें फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। देखो, फंडामेंटल राइट्स तो देखो एक टाइप का ऐसा चीज़ सोच लो कि ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब एक इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है, इंडिया में रह के कुछ भी कर सकता है, बशर्ते आगे वाले इंसान को कोई तकलीफ़ ना हो, पब्लिक को कोई तकलीफ़ ना हो। मतलब हम चाहे कुछ भी कर ले, हम इस रूम में जो मन करे वो कर ले, बशर्ते आप सुसाइड नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कुछ भी कर ले, जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप क्या कुछ खाना बना रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए। बस आप पब्लिक को तकलीफ मत पहुंचाइए। ऐसा मत कीजिए कि जिससे पब्लिक को, दूसरे वाले आगे वाले इंसान को तकलीफ पहुंचे, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। मतलब फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही वही है। आपको पूरा फ्री छोड़ दिया जाएगा, इंडिविजुअल राइट्स है आपके पास कि आपको जो चाहे वो आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ हो गया। इसके साथ साथ क्या किया जाता है, इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है कि आपको डाउन नहीं रखा जाएगा, आपको इक्वल रखने का बात का कोशिश करेगा, चाहे वो सोशली या फिर सोशली हो या इकोनॉमिकली हो। मतलब ऐसा जो पहले अपर कास्ट लोअर कास्ट होता था वो चीज़ नहीं रहेगा, अब आपको ऊपर उठाने का कोशिश किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सबको इक्वली रखने का कोशिश किया जाएगा। कोई भी टाइटल वाइटल नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं। और कोई भी, मतलब आपको पूरा फ्रीडम दिया जाएगा कि आपको जो मन है वो आप कर सकते हैं, जो मन है वो आप कर सकते हैं, बस पब्लिक को तकलीफ ना हो। मैंने 1000 बार कह दिया होगा अभी तक कि पब्लिक को तकलीफ ना हो, उसके अलावा आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वही फंडामेंटल राइट्स है। और एक चीज़ जो आपको अपलिफ्ट करने का कोशिश करेगा, मतलब इक्वेलिटी रखेगा। चाहे हो सकता है आपसे कोई बड़ा आदमी आपके पास आके आपको थोड़ा सुप्रीमेसी दिखाए, तो आप वैसा नहीं करने दे सकते। बोलेंगे कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि हम भी इक्वल है, तुम भी इक्वल है। तो ये जो तुम अपना ये सुप्रीमेसी दिखा रहे हो, ये तुम अपना घर में दिखाना, ये मेरे सामने मत दिखाओ, ये आप कह सकते हैं। तो यही है फंडामेंटल राइट्स, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, ये है पार्ट 3 में है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोगों ने यूनियन एंड टेरिटरी पढ़े, फिर सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप पढ़े, अब थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल कितना में है, 12 to 35। आर्टिकल 12 to 35 में हम लोग को ये फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। तो ये हम लोगों ने अडॉप्ट कहाँ से किया है, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है, तो ये हम लोगों ने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जहाँ उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। उन लोगों ने अडॉप्ट किया था सबसे पहले, तो वो हम लोग को अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा सही था, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से ये चीज़ अडॉप्ट कर लिया। कोई गलत चीज़ नहीं है अच्छा चीज़ को अडॉप्ट करने में। डेस्क्राइब्ड राइटली एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में आई थिंक 1215 एडी में ये उन लोगों ने एक अपना कानून बनाया था। कानून में कुछ कुछ ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट्स है वैसे ही टाइप के कुछ कुछ थे, जिसमें कि हर एक इंडिविजुअल को अपना मतलब राइट्स मिल रहा था। तो वही चीज़ हम लोग इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब वो उन लोगों ने किया था, उन लोगों ने पार्लियामेंट में वो सब चीज़ मांगा था और लिया था, जानबूझ के छीन के लिया था राजा से। तो हम लोगों ने ये चीज़ हम लोगों ने खुद से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, सभी लोग मिल के लिए हैं, तो इसलिए हम लोग भी इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है। कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लोर किया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ताकि कोई भी ऐसा लूप होल ना बच जाए। जस्टिसिएबल है, मतलब अगर आपको ये नहीं मिले तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये पूरा एकदम फंडामेंटल राइट्स, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट आपको छोड़ दे, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर हमको नहीं मिला, अगर इससे हमको कोई मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, नहीं देने की कोशिश करता है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रीट है हम लोग के पास, आर्टिकल 32, हम लोग सीधा जा सकते हैं। तो कोई हम लोग को ये छीन नहीं सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है वो हम लोग को ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से लिखा गया है।
फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलाबोरेट देन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया में लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा एलाबोरेटली लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, ऐसा कोई भी नहीं एक्सप्लेन किया है, यूएसए का भी नहीं है। जैसे हम लोगों ने लिखा है कि आर्टिकल 15 में लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ साथ और क्लॉज डाल के ये भी लिख दिया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। जैसे कि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, जैसे कि वोमेन को हम लोग अपहेल्ड करेंगे, एम्पावर करेंगे, एस टी एस सी ओ बी सी फिर सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास को उठाने का कोशिश करेंगे, ई डब्ल्यू एस वाले को उठाने का कोशिश करेंगे। तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन करके कोई केस कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने इसे भी ऐड कर दिया है ताकि बाद में कोई केस न कर पाए। हालांकि ये धीरे धीरे अडॉप्ट हुआ है टाइम के साथ, सोशली इवॉल्व मतलब टाइम के साथ ये इवॉल्व हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 14 में हम लोग देखते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब बोलता है कि आप सब जो भी इंसान होगा इंडिया में सबको सेम कानून लगेगा, लेकिन इसका भी कोई भेदभाव कर सकता है। कोई ऐसा बोल सकता है कि हाँ कि वो बच्चा है और ये बूढ़ा, ये थोड़ा एजेड इंसान है, तो आप दोनों के ऊपर सेम कानून कैसे लगा दिए। बच्चा तो अनजान था, उसको तो कुछ पता नहीं था, लेकिन आप उसके ऊपर भी सेम कानून लगाएंगे क्योंकि आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, जो कि गलत हो रहा है होने से, तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं हो रहा है। तो ये भी चीज़ है, तो इसीलिए हम लोगों ने सारा चीज़ को ध्यान रखा है, सारा जो अच्छा अच्छा चीज़ है वो सबको इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है। गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो हम लोगों ने ये कौन गारंटी करता है, ये जो फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ये जस्टिसिएबल है, अगर आपको नहीं मिल रहा है आप सीधा जाइए सुप्रीम कोर्ट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जो जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो लिखा हुआ है, वो तो आपको पता ही है। नॉर्मल इंसान है, अगर सेम सेम इंसान है तो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सारा इंडिविजुअल्स का इक्वलिटी का मतलब अपहोल्ड करता है, मतलब सबको समान समान हक देगा। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, डिग्निटी मतलब सबका सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, सबका सेल्फ रेस्पेक्ट को अपहोल्ड करेगा, सबको इक्वल रखेगा, सबको सेल्फ रेस्पेक्ट देगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक को नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, किसी को भी नीचा दिखाने का कोशिश नहीं किया जाएगा। डिग्निटी सबका होगा, सबका सेल्फ रेस्पेक्ट होगा। द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ही है ना। हाँ, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब ऐसी चीज़ें जो पब्लिक में जो मतलब काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करते, काफ़ी सारे लोगों को मतलब एक बड़े कम्युनिटी को हेल्प करते। जैसे कोई रोड बना, जैसे कोई स्कूल बना, जैसे कोई पुल बना, तो वो क्या है, वो पब्लिक इंटरेस्ट है। मतलब उससे एक आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, सबका इंटरेस्ट उससे जुड़ रहा है, सब लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो ये क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ को क्या किया जाएगा, अपहोल्ड करने की कोशिश करेगा। यूनिटी ऑफ द नेशन, ऐसा 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 राइट्स बना देगा जिससे यूनिटी बढ़े। यूनिटी बढ़े, यूनिटी कैसे बढ़ेगा, इक्वलिटी रख देंगे, सबका सेम सेम हक, तो इक्वलिटी बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बड़ा आदमी छोटा आदमी कर दिया, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको सेम सेम रखने की कोशिश करेंगे। सब सेकुलर धर्म दे दिए, सारा धर्म का रेस्पेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, यूनिटी होगा। ऐसा कुछ भी ऑफिशियल धर्म नहीं अपनाएंगे जिससे कि ऐसा ना हो कि दूसरे धर्म वाले को लगे कि नहीं हमारे साथ तो हम लोग नीचे हैं, हम लोग को मतलब कम वैल्यू मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल फील ना हो। ऐसा भी हम लोगों ने किया है। ठीक है। यूनिटी ऑफ द नेशन। और आगे क्या है, मीन फॉर प्रोमोटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये इसका मतलब वही है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, मतलब सबका वैल्यू सेम है। बेटा तुम भी सेम हो, तुम्हारा वोट का वैल्यू भी सेम है, तुम्हारा वोट का वैल्यू भी सेम है। मतलब तुमको मतलब जो एक कानून है, अगर मर्डर करने से 7 साल का सज़ा होता है तो इसको भी होगा, इसको भी होगा, बशर्ते सेम सेम आदमी होना चाहिए। सेम सेम मतलब सेम टाइप का आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लंगड़ा लूल्हा है और एक पूरा एकदम मतलब हट्टा कट्टा है, वैसा नहीं। वैसा होने से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो वो चीज़ है कि सेम लोगों के साथ सेम ये किया जाएगा। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अफोर्ड करने के लिए, मतलब सबको सेम इक्वली रखाने का कोशिश करेगा, सबको इक्वल इक्वल चीज़ दिया जाएगा। ठीक है। प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। तो ये ऑथोरिटेरियन रूल या फिर डेस्पोटिक रूल मतलब कि ऐसा आर्बिट्रेरी रूल नहीं होगा। आर्बिट्रेरी रूल का मतलब मनचाहा, वो जो मोदी जी खुद से चाह के कुछ भी रूल नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीज़ को रोकने के लिए ही फंडामेंटल राइट दिया है। जैसे कि आर्टिकल 14 अगर नहीं होगा, आर्टिकल 14 अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक को मान लो कि आर्टिकल 14 में बोलता क्या है कि सबको सेम सेम सज़ा मिलेगा। अगर सेम कानून, ये सेम कानून मतलब सेम कानून का वायलेट करता है तो सेम सज़ा मिलेगा। तो वही चीज़ बोलता है कि मोदी जी कुछ गलत करे या फिर
एक कांस्टेबल कुछ गलत करे, दोनों को सेम सज़ा मिलेगा। तो ये क्या बता रहा है कि कोई भी अथॉरिटेरियन नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा सुप्रीमेसी कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अपना मनचाहा नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ मतलब चाहे तुम हो या तुम, कानून सबके ऊपर सेम लगेगा और किसी का अपना मनमाना हक नहीं होगा, किसी का अपना मनमाना हक नहीं होगा। प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द स्टेट। ये लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम को भी। आर्टिकल 14 to 18 हम लोग का फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये कोई भी स्टेट हमारे कुछ भी हक को छीन न ले, ये सब चीज़ को कौन प्रोटेक्ट करता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, ये मस्ट है, इसे कोई मतलब ये नहीं हटा नहीं सकता। तो ये क्या है, पार्लियामेंट को हम लोग का ये सब चीज़ मानना ही पड़ेगा। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोग को। किससे प्रोटेक्ट करता है? स्टेट से प्रोटेक्ट करता है, सेंटर से प्रोटेक्ट करता है कि वो कुछ भी मनमाना कानून नहीं बना सकता है। ठीक है। ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द tyranny ऑन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज। उन लोग के ऊपर ये लगाता है, लिमिटेशन लगाता है किन लोग के ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर, आर्बिट्री लॉज के ऊपर। आर्बिट्री लॉज के मतलब मनमाना कानून उन लोग नहीं बना सकते हैं। हम लोग को जो आर्टिकल मिला है वो रहेगा ही रहेगा, वो हम लोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले, ये सब चीज़ को अमेंड नहीं कर सकता। इन लोग को लिमिटेशन देता है। इन लोग को क्या लिमिटेशन देता है? रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि कुछ भी होगा वो कानून के आधार पर, ना कि तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ मेंटेन करके चलना होगा, सबको रेस्पेक्ट करना होगा। आप कुछ भी अगर अनटचेबिलिटी दिया हुआ है तो उसको मानना होगा, आप सुप्रीमेसी नहीं दिखा सकते। ये सब चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एम एट एस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन। ये क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ लॉज, लॉज जो होगा वो मतलब जो मैंने वही कहा कि रूल ऑफ लॉज होगा, गवर्नमेंट ऑफ लॉज। लॉज का गवर्नमेंट चलेगा, लॉज लॉज कानून के आधार पर देश चलेगा, ना कि आदमी के आधार पर। आदमी के आधार पर नहीं चलेगा। मोदी जी देश नहीं चला रहे हैं, मोदी जी जो बुक में लिखा हुआ है उस प्रोसीजर को हिसाब से देश को चला रहे हैं। अगर वो प्रोसीजर में वो चीज़ नहीं लिखा है तो वो चीज़ नहीं कर सकते वो। ठीक है। नेम्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इसे फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो देखो ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? उसका ईंट, तो वही है, ये फंडामेंटल यूनिट है। ये अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर दिए मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो यही है। फिर ये विच इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, जो लैंड का फंडामेंटल लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। कॉल्ड फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस ऑफ मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये इससे हम लोग फंडामेंटल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, ऑल्सो इन सेंस द मोस्ट इसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। सारा चीज़ को डेवलप करने के लिए, मोस्ट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसीलिए हम लोग इसे फंडामेंटल कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये हो जाएगा, टिरेनी हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। डेवलपमेंट कैसा कैसा? मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल, सब कुछ जैसा ये फिजिकल भी हो रहा है, फिर ये मेंटली भी हो रहा है, स्पिरिचुअल, सब कुछ है ऑफ द इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है। किसी भी इंडिविजुअल्स को अगर डेवलप कराना है तो हम लोग को फंडामेंटल राइट्स देना ही पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ भी इनिशिएट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। ओरिजिनली प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 7 फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इससे क्या हो रहा था ना, कुछ हम लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हम लोग को एक वो चीज़ को हटाना पड़ा। तो वो कौन सा चीज़ है? वो है राइट टू प्रॉपर्टी। हम लोग को वो हटाना पड़ा क्योंकि हम लोग को जो पहले ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि सबके पास में से किसी किसी के ज़मींदार के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन एक ही आदमी के पास था और किसी किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वो बोलता है कि राइट टू प्रॉपर्टी बोलता है कि आप ज़मीन रख सकते हैं, तो ये मतलब आप अपना ज़मीन को रख सकते हैं। तो ये चीज़ को हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग को बांटना था, ज़मीन को गरीबों के बीच में बांटना था। काट के, ऐसा मान लो एक अमीर के हाथ में इतना बड़ा है तो इसको हम लोगों ने बांट के इतना लोगों में बांट दिया। ये चीज़ हम लोग को ज़रूरी था कि डेवलपमेंट के लिए, इक्वलिटी के लिए ज़रूरी था, इसीलिए हम लोगों ने ये किया। तो ये क्या क्या है देख लेते हैं पहले। 7 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या था? पहले तो देखो आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी था, चाहे वो इक्वलिटी रूल के लॉ के हिसाब से हो या फिर वो इक्वलिटी ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो उस चीज़ के हिसाब से, मतलब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फिर
सेक्स वो सब कुछ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बर्थ बेसिस पे ना हो, रिलीजियस बेसिस पे ना हो, या फिर दूसरा वाला बोले तो राइट टू फ्रीडम, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस इसमें भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिर राइट टू लाइफ है, फिर आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, ये सब है, फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हम लोग को कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करा सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कुछ भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपको ये टैक्स नहीं लगेगा, आप अपना कल्चर को बचा सकते हैं, माइनॉरिटीज़ को अपना कल्चर बचाने का हक दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी था यही तो हट गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, प्रॉपर्टी को खरीदो, प्रॉपर्टी को रखो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये बताता है कि आप अगर ये फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए 5 रीट्स दिए गए हैं, उस रीट्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं कि क्या चीज़ वायलेट हुआ है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44th अमेंडमेंट में इसे हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, मैंने कहा कि हम लोग को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाता था, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तो हम लोग बना नहीं पा रहे थे। हम लोग को जो एक जगह से एक ही आदमी के पास जो इतना ज़मीन था, मान लो ये रामू है, इसके पास इतना सारा ज़मीन है, इसको सब में बांटना था, इसको हम लोगों ने ऐसा 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 करके बांटे, तब ना उन लोग भी उठ पाएगा, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए क्या किए गए, हम लोगों ने आर्टिकल जो 31 है उसे हम लोगों ने हटा दिया, और आर्टिकल 19(6) को भी हटा दिया। 19F वो भी वही बात करता है कि आप कहीं भी जाके प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो वो चीज़ भी हटा दिया गया, ठीक है। मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300, एक लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हटा दिया, मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया, लेकिन 300A बना दिया है, मतलब ये एक लीगल राइट है। लीगल राइट है मतलब आप इसके लिए भी कोर्ट जा सकते हैं, बशर्ते आपको अपील करके जाना होगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसके बदले आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर, और इसमें आपको मुआवजा मिल जाएगा, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका ज़मीन ले सकती है, कुछ अच्छा चीज़ बनाने के लिए ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में होता है तो वो ज़मीन नहीं ले सकता है। तो इसीलिए इसे कहाँ डाला गया, आर्टिकल 300A में डाला गया। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहे तो ले सकते हैं, उसके बदले आपको मुआवजा मिल जाएगा, बट ये भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप इसके लिए ये नहीं कर सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से अपील होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया मेंशन इन टेबल 8.1 में था ये सब। एट प्रेजेंट ओनली 6 राइट्स रिमेन्स, अभी सिर्फ 6 ही राइट्स है, वो 8.1 में यही सब लिखा हुआ है, कौन कौन सा राइट्स है, वही सब चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने टेबल को हटा दिया है, ठीक है। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसका फंक्शन है, वो सब देखना है। क्या क्या इसका मतलब फीचर्स नहीं बोलता है कि ये 2 घंटा तक बिजली ये कर देता है, बचा लेता है, ये कुछ भी फ्रिज व्रिज का फीचर्स है, 2 घंटा में ठंडा कर देता है, इतना बिजली बचाता है, तो इसका क्या क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स का, देख लेते हैं। गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग, कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी देता है, मतलब ये क्या बोलता है, अब नहीं बोलता है कि हम गारंटी दे रहे हैं आप, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तो कौन गारंटी दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम गारंटी दे रहे हैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 आप कोर्ट चले जाइएगा, कोर्ट मेरा दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट मेरा फ्रेंड है, वो आपको वे आपका हेल्प कर देगा, ऐसा बोल के गारंटी देता है। अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ये क्या बोल रहा है, ये फीचर्स है। अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स वाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन्स लाइक कॉरपोरेशंस और कंपनीज। तो देखो कुछ कुछ जो आर्टिकल्स हैं, मतलब कुछ कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ किसको है, सिटीजन्स को हैं, और कुछ कुछ जो हैं वो सब सारे लोगों के लिए हैं, सारे लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी कंपनीज हैं, सब के लिए है। कुछ कुछ क्या है, सब सिर्फ हम लोगों के लिए है, जैसे कि आर्टिकल 15 उसमें डिस्क्रिमिनेशन का बात किया जाता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पे। अब मान लो कि हम लोग का गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट लेके आया, कुछ मान लो स्कीम्स लेके आया जिसमें कि 2500 रुपया मिल रहा है, कुछ 2500 रुपया मिल रहा है, तो क्या उसमें हम लोग फॉरेनर को भी देंगे? अरे भाई क्यों देंगे, हम क्यों देंगे 2500 रुपया, हम लोग के लिए, हम लोग के इंडिया के लोगों को ना देंगे, वो ना तो इंडिया में टैक्स भर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हम काहे देंगे। यही है कि हम लोग उसके साथ उस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि अगर आपको आज़ादी मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको बोलने का आज़ादी मिल गया, अगर आपको 1901 मिल गया बोलने का आज़ादी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, जो ट्रू है आप वो बोल सकते हैं। उसके साथ साथ आप ट्रम्प के खिलाफ, बाहर के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप बोलेंगे जिससे कि इंटरनेशनल पीस में खराबी हो, जिससे कि हम लोग को बाहर से दुश्मनी हो, ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन ठीक है, क्वालिफाइड है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में भी इम्पोज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप मोदी के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते, डिफेम नहीं कर सकते, डिफेम झूठ नहीं बोल सकते, किसी के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकते, आप बाहर के लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये सब चीज़ है। ठीक है, वेदर सच रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और ये क्या है, रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हो सकता है या फिर ये कोर्ट डिसाइड ना करे, ऐसा भी हो सकता है। स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। ये क्या करता है, ये राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, वो जो मैंने कहा आप कुछ भी कर सकते हैं बशर्ते आपके जो आसपास वाले लोग हैं उन लोग को कुछ भी दिक्कत ना हो। मतलब एक बैलेंस बना के रखा है, बैलेंस, बैलेंस बना के रखा है किसके किसके बीच में, मी एंड द सोसाइटी, सोसाइटी को कुछ भी तकलीफ़ ना हो और आप कुछ भी करें। मतलब आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप 11 बजे के बाद शोर मचा रहे, लोगों का नींद परेशानी हो रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा। आप अपना मन मर्जी से कुछ भी कीजिए, आप अपना ईयरफोन लगा लीजिए, आप जितना ज़ोर से मतलब अपना रूम के अंदर जितना जो भी बोलना है बोलिए, ये सब कुछ भी है, दिक्कत नहीं है। आप किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकते। आप अपने अपने मन से जो करना है कीजिए भाई, तुमको जो पढ़ना है जो करना है करो, तुम दूसरे को तकलीफ़ मत देना, बस यही बात बोलना चाह रहा है। ये बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, कि आप दूसरे मतलब सोसाइटी को भी तकलीफ ना हो। अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, ये क्या है, अवेलेबल है हम लोग के लिए। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, आर्बिट्री एक्शन नहीं कर सकता स्टेट। आर्बिट्री एक्शन, आर्बिट्री का मतलब होता है मनचाहा, मनचाहा एक्शन वो खुद से नहीं कर सकता है। यही चीज़ कौन रोकता है उन लोग को, उन लोग को हम लोग के ऊपर कुछ भी मनचाहा चीज़ नहीं कर सकते। वो कौन रोकता है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को उन लोग वायलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सम आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और कुछ कुछ तो क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी ये है, क्या है, अवेलेबल है। मतलब आर्बिट्री, हाँ मतलब आर्बिट्री रूल कुछ कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज तो बना सकता है कुछ कुछ, तो वो चीज़ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ कुछ नेगेटिव है। दैट इज़ प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कुछ कुछ नेगेटिव वो स्टेट के अगेंस्ट नेगेटिव है। मतलब स्टेट्स को रोकता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे कि मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। आप फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन नहीं कर सकते, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। वाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर, कॉन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेज ऑन द पर्सनस। तो ये दूसरा कुछ चीज़ नेगेटिव है, कुछ चीज़ पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या है, जैसे कि कुछ प्रिविलेज मिल जाएगा आपको, लिबर्टी मिल जाएगा। और आर्टिकल 15(4) में लिख दिया है कि लड़कियों को भी थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, फ्री में बस सेवा दिया जाएगा। ये सब कुछ प्रिविलेज मिलता है जो कि पॉजिटिव है। और कुछ जो नेगेटिव है वो किसके लिए नेगेटिव है, नेगेटिव है स्टेट के लिए, पॉजिटिव है किसके लिए, हम लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। जस्टिसिएबल मतलब अगर आपका ये छीना जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अलाउिंग पर्सनस टू मूव द कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ़ एंड व्हेन वायलेटेड, अगर आपका ये वायलेट किया जाए, अगर आपको पुलिस कभी भी गिरफ्तार करके ले जा रही है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश नहीं कर रही है, आपको आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग, तो आपको आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग आपको वो पुलिस थाना लेके चली गई और आपको वहीं पे डिटेन करके रख लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया, और आपको ना लॉयर दिया ना कुछ भी दिया, आपको रख लिया, तो आपका ये घर वाला कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 वो चला जाएगा और आप वहाँ पे बच सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जस्टिसेबल है। डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये कौन डिफेंड करता है, कौन बचाता है, सुप्रीम कोर्ट। गारंटी भी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन आपको बचा कर रखेगा, तो वही डिफेंड करके रखेगा। एग्रीव्ड पर्सन में डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। एग्रीव्ड पर्सन मतलब जो उससे प्रताड़ित होगा, पीड़ित होगा, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है कि वो अपील करके जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि देखिए मेरा ये चीज़ का वायलेट किया गया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट ऊपर वाला, कोई भी यहाँ लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद उन लोग सुनेगा नहीं तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, हाँ ये सैक्रोसेंट भी नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो वो हो गया, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा ऐसा भी नहीं है। परमानेंट नहीं है, सैक्रोसेंट का मतलब भी वही होता है, परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम
बाय ओनली बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट इसे ये कर्टेल कर सकते हैं, मतलब कम कर सकती है, काट के कम कर सकते हैं। ऐसा मतलब पूरा ख़त्म करने का भी बात होगा तो भी वो बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकती। कुछ कुछ चीज़ जो ऐसा लगे कि नहीं इससे हम लोग का कुछ दूसरा चीज़ का नुकसान हो रहा है, जैसे कि जो हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी से नुकसान हो रहा था, उसको हम लोगों ने हटा दिया। तो वैसे ही कुछ होगा तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन उसको कर्टेल करेगा और किससे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। लेकिन फिर भी इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप नॉर्मल आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। ठीक है। मे बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में भी, बट आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो प्रिजर्व रहना चाहिए। मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लगेगा तब ये आर्टिकल्स जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। एक्सेप्शन भी है कुछ, कौन सा एक्सेप्शन है, आर्टिकल 20 एंड 21 रहेगा। आर्टिकल 20 रहेगा, ये 1 साल का एक सज़ा, मतलब वही जेल किसी को ले जाना होगा तो वो चीज़ है कि एक सज़ा का एक कानून, और जो जैसा सज़ा करेगा वैसा ही कानून लगेगा, और जिस टाइम का सज़ा उस टाइम का कानून। हालांकि हम इसे आराम से पढ़ाएंगे, आप ज़्यादा दिमाग पे जोर मत लगाइए, जहाँ बोलेंगे वहाँ पे जोर लगाइए। तो ये चीज़ है कि वो ये पुलिस के अकॉर्डिंग है, मतलब आपको कोई पुलिस कुछ भी गलत सज़ा नहीं दे सकता। आर्टिकल 21 भी बोलता है कि राइट टू लाइफ, आपका जो लाइफ का अधिकार है, आप अच्छे से जी सकते हैं, ये सब चीज़ नहीं छीना जाएगा। आपका इमरजेंसी लगेगा तो भी आपका ये सब चीज़ नहीं छीना जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी गलत सज़ा नहीं दिया जाएगा, और आपको ये नहीं किया जाएगा। राइट टू लाइफ आपका अधिकार है, तो आप अपना ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं, फ्रीली जी सकते हैं। 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 9 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। जो 6 राइट्स मिलता है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, असेंबली बना लो, फिर असेंबली बना के घूमो, फिर ज़मीन लो, ये सब चीज़ आप क्या है, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। किस में ख़त्म हो जाएगा, जैसे वो इमरजेंसी लगेगा ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। इमरजेंसी लगेगा तो कहाँ से, इमरजेंसी लगेगा तो लोग बाहर भी कम निकलेंगे, सब कुछ तो यूनियन से कंट्रोल होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ आर्टिकल 19 भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ में रह जाता है। ये वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो इसमें ख़त्म हो जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी हो ना, इंटरनल इमरजेंसी मतलब आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन का मतलब होता है कोई मान लो कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल अपना बंदूक लेके पूरा ये पार्लियामेंट को ऐसे करके तान के रखा है, और होने से इंटरनल इमरजेंसी लगा सकता है, या फिर हाईजैक कर ले जिसके कारण बड़ा हाईजैकिंग हो जाए तो उसमें उन लोग इंटरनल इमरजेंसी लगा दे, तो उसमें आर्टिकल 19 है, उसमें वो रह सकता है। उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत कहाँ से होगा, उसमें वो अपना काम कर रहा है, वो अपना असेंबली बनाएगा साइड में, वो चलेगा। स्कोप ऑफ द ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A। स्कोप ऑफ द ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स 31B, फिर 31C। देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये सब चीज़। देखो हम बता रहे हैं, आर्टिकल 31 बोलता था कि राइट टू प्रॉपर्टी, आपको ये रखने का अधिकार है, क्या रखने का, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगा। तो क्या कैसे दिक्कत कर रहा था, क्योंकि 1951 में पहला अमेंडमेंट आया, लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। लैंड रिफॉर्म मतलब इसमें जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको ख़त्म करना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाधा कर रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने आर्टिकल 31A लाया, 31B लाया, 31C लाया। तीनों सुनेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाए, कुछ भी वैसा है नहीं, सेमी प्रोविज़न है। इसमें बोलता है अकॉर्डिंग टू 5 कैटेगरीज आपका लैंड को ले लिया जाएगा। इसमें बोलता है कि 9 शेड्यूल में आप 9 शेड्यूल का ये बात होता है, इसमें 9 शेड्यूल में डाल देंगे किसको, वो जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना, लैंड रिफॉर्म एक्ट, उसे हम 9 शेड्यूल में डाल देंगे। और ये बोलता है कि आपको इसमें क्या बोलता है, इसमें भी वही चीज़ बोलता है कि इसमें डीपीएसपी के लिए अगर आपका ज़मीन लेना होगा तो ये ले लेगा। तो ये 9 शेड्यूल होता क्या है, देखो 9 शेड्यूल होता क्या था, पहले जब केशवानंद भारती से पहले केशवानंद भारती केस था, उसके पहले ये था कि 9 शेड्यूल बोल के एक शेड्यूल होता था। ये अब मान लो एक ऐसा करके तिजोरी है, तिजोरी ऐसा तिजोरी है, हाँ।
इसमें 9 शेड्यूल एक तिजोरी है, हाँ तिजोरी है, इसमें अगर आप कोई एक्ट को डाल दिए तो वो परमानेंट हो गया, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऐसा गलत सलत या फिर ऐसा ये नल एंड वॉइड है ऐसा नहीं बोल सकती है। ऐसा करके उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया। किन लोगों ने, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कुछ भी कानून बनाते थे और उसे इन लोग 9 शेड्यूल में डाल देता था और बोलता था कि हाँ अब तो ये पूरा परफेक्ट हो गया, अब इसे सुप्रीम कोर्ट भी इसमें नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकती। तो इसके बाद क्या हुआ, 1973 का जब केस आया तो इसके बाद बोला गया कि नहीं, अगर कुछ गलत कानून बनेगा, कुछ ऐसा नेगेटिव कानून या कुछ भी ऐसा कानून बनेगा, तब ये जुडिशियल रिव्यू इसका भी होगा। आप 9 शेड्यूल में रखिए लेकिन इसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू होगा मतलब कुछ गलत होगा तो ये इसके विचार किया जाएगा और इसको ख़त्म किया जाएगा। अगर गलत होगा तो जुडिशियल रिव्यू होगा, और अगर गलत निकल गया तो उसको 9 शेड्यूल से हटा दिया जाएगा। 9 शेड्यूल से हटा दिया जाएगा मतलब वो एक्ट जो होगा वो एक्ट एबॉलिश हो जाएगा, ये ख़त्म, नहीं सॉरी ये नहीं, मतलब वो एक्ट ख़त्म हो जाएगा, वो जो एक्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वही चीज़ बोला गया कि 1973 तक जितना भी था वो सब चीज़ 9 शेड्यूल में है, मतलब उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्योंकि वो थोड़ा चालाकी लगाया, चालाकी का दिमाग लगाया कि उसमें वो ज़मीन वाला ही था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद अगर कुछ करेगा तो उसमें नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता मतलब मैंने क्या कहा, लेकिन उसमें मतलब ऐसा कुछ भी कानून नहीं लगा, कुछ भी कानून ऐसा डाल नहीं सकता जो कि आपको ऐसा पावर दे कि आप जो है वो आर्बिट्री रूल नहीं। तो क्या करेगा, सब तो कुछ भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और उससे क्या करेगा, उसमें डाल देगा, किस में, वो 9 शेड्यूल में डाल देगा और बस कहानी खत्म। तो आर्टिकल 31, 31B, 31C तीनों समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। समझ लो कि ये क्या करेगा, प्रॉपर्टी को लेने का बात करता है, प्रॉपर्टी जो है उसको लेने का बात करता है, लेने का गवर्नमेंट ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगा। अगर कुछ भी इन लोगों को दिक्कत होगा अकॉर्डिंग टू मतलब जैसा उन लोगों का प्रोविज़न होगा, कुछ बनाना होगा तो वो ले लेगा। मतलब 31 में बोलता है कि हम लोग ले लेंगे, हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी का हक दे रहे हैं, लेकिन 31A, 31B और 31C में बोलता है एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोग आपका प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो वही चीज़ है 31A में भी वैसा कुछ नहीं है, उसमें भी बोलता है कि अगर आपके पास मतलब अगर आपके पास एक लिमिटेड से ज़्यादा ज़मीन है या फिर वो ज़मीन में कुछ बनने वाला है, रोड्स बनने वाले हैं, कुछ भी बनने वाला है, रोड्स बनने वाले हैं, ऐसा करके मान लो रोड्स बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बनेंगे, तो आपका ज़मीन छीना जा सकता है। तो ये चीज़ बताया गया था। ये सब चीज़ है, कुछ कुछ कैटेगरीज है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी अगर करेंगे, क्योंकि अभी फीचर्स पढ़ रहे हैं यार, अभी फिर करेंगे हम, मेरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, 9 शेड्यूल हो गया। एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस सर्विसेज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 33 जो हम लोग का आर्टिकल 19 बोलता है कि आपको राइट टू फ्री, राइट ये है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, चाहे आप किसी भी चीज़ को, फ्रीडम किस चीज़ का, बोलने का, आप कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सब कुछ है। तो ये सब चीज़ क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ किन लोग के लिए नहीं है। आर्टिकल 33 में बोलता है ये सब चीज़ किन किन लोगों के लिए नहीं है, ये इन लोग कुछ नहीं बोल सकता। आर्म फोर्स को चुप्पी बनाए रखना होगा, पैरामिलिट्री फोर्स को चुप्पी बनाए रखना, पुलिस फोर्स को, इंटेलिजेंस एजेंसी। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, अरे भाई देखो ना इन लोग कैसा आदमी है, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी है, डिफेंस वाले सिस्टम वाले लोग हैं, डिफेंस वाले हैं, अगर इसमें से कुछ आउट होगा तो क्या होगा, हम लोग का नुकसान हो जाएगा, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, फिर अटैक कर सकता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग के ऊपर दूसरे कंट्रीज़। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या किया गया है, इसको हम लोगों ने, आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शियल लॉ इज़ इन फोर्स इन एनी एरिया। और जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो ख़त्म हो जाए कब, जब मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ ये आपको पता नहीं होगा, कर्फ्यू जैसे ही होता है। कर्फ्यू जो हम लोगों ने देखा था ना, कर्फ्यू का स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, कर्फ्यू जो हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा था उसकी, वो कर्फ्यू था 10%, किसका, इसका, मतलब ये 100% है। मतलब आप समझिए कितना ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट होता है, ये कश्मीर में लगते रहता है। तो ये वही बोल रहा है कि अगर मार्शियल लॉ लग जाएगा, उसमें भी आदमी कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता, तब ये सब चीज़ हट जाएगा, जितना भी ये आर्टिकल है वो सब चीज़ हट जाएगा, वो सब चीज़ मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा उस जगह के लिए, उस जगह का, बस उस जगह का। ऐसा नहीं कि कश्मीर में लगा तो आप कभी देखे थे कि इंडिया का ऐसा हो रहा है, नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिफरेंट फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी थोड़ा डिफरेंट है, नेशनल इमरजेंसी में मतलब थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसमें अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बस कुछ जगह पे होता है,
तो ऐसा वैसा नहीं है उसका जैसा। मोस्ट आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल सेल्फ एग्जीक्यूटिव वाइल ए फ्यू कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट। ये आर्टिकल 35 का बात कर रहा है। मतलब बहुत सारा चीज़ तो अपने आप जो बोल दिया है उसी के अकॉर्डिंग लग जा रहा है। मतलब जो बोल दिया है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो वो ऑटोमेटिक लग जा रहा है कि हाँ पुलिस जो होगा सबके ऊपर सेम कानून लगाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसके हम लोग प्रेशर देंगे फोर्स करने के लिए। जैसे कि हम लोग का आर्टिकल 31 में हम लोगों ने उसे हटाया और ज़मीन देने का बात किया। तो ज़मीन देने के बाद के लिए मतलब लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ कुछ और एक्ट ला सकते हैं। वोमेन को एम्पावर करने का बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 15 में। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो और कुछ एक्ट्स लेके आएँ, कुछ पॉलिसीज़ लेके आएँ, तो वही चीज़ बोला जा रहा है। अगर कुछ एक्ट्स लाएगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना चाहता है, मतलब कुछ कुछ जिससे कि हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स है उसे हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35 हम लोग कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं रियलिटी शो में, मतलब आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12, हाँ देखो, ये तो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ये कुछ नहीं बोलेगा, ये बस बताएगा कि जो हम लोग स्टेट के बारे में बात करते हैं, स्टेट के बारे में बात करते हैं कि मतलब जो भी अभी बोलेंगे कि ये स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट में स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट इस चीज़ में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, स्टेट इस चीज़ में रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो वो स्टेट किस चीज़ का, हम लोग कौन सा स्टेट मतलब क्या ये झारखंड, बिहार, यूपी वो ऐसा स्टेट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो स्टेट का मतलब सिंपल सा सोचो ना, स्टेट का मतलब एक डिपार्टमेंट सोचो। डिपार्टमेंट मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, आप एक को बिल्डिंग सोच लो, ऐसे करके आप बिल्डिंग सोच लो। बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वो कुछ भी बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। जो किसके लिए काम करेगा, पब्लिक के लिए काम करेगा, ठीक है। उन लोग हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर सकता है। अब थोड़ा पढ़ के देखते हैं। डिपार्टमेंट वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट भी हो, पार्लियामेंट को भी आप डिपार्टमेंट जैसा देख सकते हैं। नहीं देख सकते तो आप बिल्डिंग जैसा तो देख ही सकते हैं, बिल्डिंग जैसा देख सकते हैं। पार्लियामेंट हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब क्या है, डिपार्टमेंट, स्टेट के जैसा बोलेंगे। फिर ऐसा ही सेम स्टेट के लिए भी, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सब कुछ आएगा। फिर ऐसा लोकल बॉडीज़ का भी होगा, लोकल बॉडीज़ वाले को भी मानेंगे। कुछ भी चीज़ ऐसा जो लगे कि हाँ वो कुछ हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ रूल्स दे रहा है, कुछ बिल्डिंग नॉर्मल, ऐसा सोच लो ना, ये भी है एक स्टेट। एलपीयू का बिल्डिंग, एलपीयू कॉलेज का बिल्डिंग, कॉलेज का भी बिल्डिंग आप सोच ले, एक बिल्डिंग ही जैसा सोचो कि हाँ ये बिल्डिंग है, ये इसको हम लोग स्टेट बोल रहे हैं। चाहे उसे हम लोग एक कंट्री को भी स्टेट बोल सकते हैं, और एक छोटा से छोटा लोकल बॉडीज़ को भी हम लोग स्टेट बोल सकते हैं, पंचायत को भी हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा पढ़ के क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये कौन कौन से को इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में आप समझ जाओ कि ये आरटीआई भी आ जाएगा, सारा ऑर्गन्स आ जाएगा, सारा ऑर्गन्स, एसएससी, यूपीएससी, ये सब क्या है, ऑर्गन्स है, ये सब आएगा। इलेक्शन कमीशन, सीएजी, ये सब क्या है, ये सब स्टेट है, स्टेट के जैसा आप मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब ऑर्गन है स्टेट के बारे में। कोई भी एक ऐसा बॉडी, जैसे मैंने कहा ये एक बिल्डिंग है, ये समझ जाओ ना, ये सीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल्डिंग है, या फिर सोचो एसएससी का बिल्डिंग है, या फिर सोचो यूपीएससी का बिल्डिंग है। सेम जो सोचना है सोच लो, वही चीज़ है, कुछ नहीं, एक बिल्डिंग है बस। ये चीज़ आपके ऊपर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, यही सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ आएगा, पार्लियामेंट आ गया, फिर उसका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन आ गया, फिर गवर्नमेंट, ऐसा स्टेट्स का भी अगर माने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स आ गया, और लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ आ गया, पंचायत आ गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ गया, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आ गया, फिर ऑल अदर अथॉरिटीज़, स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी मतलब लीगली बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब एक्ट पास करके बनाया है, या फिर नॉर्मल ऐसे ही बोल दिया गया है कि एक ऐसा बनेगा, वो भी चीज़ आ जाएगा। जैसे कि एलआईसी, ओएनजीसी, ये कंपनी है, कंपनी मतलब अब ये कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तेल उल का, सेल है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब स्टील कंपनी, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ को भी हम लोग स्टेट मानेंगे। मतलब ये सब चीज़ भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने का काम नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया होगा तो आप एक ऐसा सोच लो, जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा बिल्डिंग होगा ही होगा, उसका एक हेड क्वार्टर होगा, हेड क्वार्टर नहीं समझ में आ रहा तो जहाँ पे वहाँ के लोग बैठते हैं, लोग वहाँ पे बैठते हैं, ऐसा करके मीटिंग करते हैं उन लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ये बोलेंगे स्टेट बोलेंगे। जैसे एग्जीक्यूटिव में भी होता है और ये एक नॉर्मल कॉलेज में भी होता है, और ये छोटे छोटे पंचायत में भी होता है। पंचायत सीजन में देखा ही होगा, पंचायत सीरियल में वहाँ पे भी लोग मीटिंग करते थे। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ये सब कहीं आपको बोलेगा नहीं कि ऐसा होता है, या कहीं पढ़ाएगा नहीं ये सब। मतलब ऐसे ही मुझे मतलब मैंने देखा है काफ़ी सारे चीज़ों को एनालाइज करके, तो ऐसे चीज़ निकल जाते हैं। तो ठीक है, समझने के लिए मैंने कहा है स्टेट मतलब कोई भी एक डिपार्टमेंट, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गन, कुछ भी हो सकता है वो। जीएसटी काउंसिल वो भी एक डिपार्टमेंट है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी पूरा, हाँ। फिर डिफाइंड ए वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल एजेंसी, ये एक थोड़ा वाइडर सेंस में है, तो ये सारा एजेंसीज को भी इंक्लूड करता है। जैसे एक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। जैसे मैंने एलपीयू को चुना, एलपीयू क्या है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज है, लेकिन ये अगर फंडामेंटल राइट्स को हम लोग को वायलेट करेगी तो ये इसको भी हम लोग कोर्ट में घसीट सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी एक बिल्डिंग होगा तो उसे आप सोच लीजिएगा कि हाँ वो उस पर वो उसको हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। कुछ भी हम लोग का वो वायलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इवन ए प्राइवेट बॉडी एलपीयू हो गया और एन एजेंसी वर्किंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट। मतलब देखो, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी हु वर्क्स फॉर द पब्लिक, कोई किसी का घर जाके उसको हम लोग स्टेट नहीं बोलेंगे कि वो हम लोग घर में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो हमको घर में घुसने नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। ऐसा जगह कोई ऐसे हॉस्पिटल आप बोल सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट भी हो, हॉस्पिटल बोल सकते हैं। वहाँ पे लोग आ रहे हैं ना, सारे लोग आते हैं, तो हॉस्पिटल में भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ स्टेट है। स्टेट जहाँ पे पब्लिक लोग का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 2 में आया, 12 में आ गया। आर्टिकल 12 में यही चीज़ बताया गया कि आप किस किस चीज़ को स्टेट बोलेंगे। ख़त्म हो गया, मैंने काफ़ी अच्छे से बताया, आपको समझ आना चाहिए। अगर आप भी समझ में नहीं आया तो आप फिर से मेरा वीडियो देख लीजिए। कोई भी ऑर्गन कुछ भी होगा पब्लिक, उसमें अगर आना जाना कर रहा है, आप खुद का फैमिली, पर्सनल प्राइवेट फैमिली को नहीं बोल सकते। कोई ऐसा जगह जिसमें बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, उसे आप कोर्ट में घसीट सकते हैं, ठीक है। ट्यूशन ही क्यों ना हो, पब्लिक जो ये इंस्टीट्यूट है वो भी आप उसे भी घसीट सकते हैं। आर्टिकल 13 लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल। अब ये क्या बोल रहा है, देखो आर्टिकल 13 पहले हम मुंह से समझाएंगे, उसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे। देखो देखो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 26 जनवरी 1950, ये बोला कि जो देखो 13(1) और 13(2) ऐसे ही बात करता है, ये ऐसे बोलता है। ये ऐसे इसमें हम सिंपल आप समझा रहे हैं, आप सुनो। ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून, एनी लॉ विच वायलेट्स द FR फंडामेंटल राइट्स विल बी एबॉलिश्ड। ये चीज़ है, एबॉलिश्ड हो गया। तो ये बोल दिया गया कि अगर कोई भी ऐसा कानून होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा। ये हो गया, फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश कर दिए। और उसके बाद फिर दूसरा वाला आर्टिकल में क्या बोलता है, 13(2) में बोलता है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 को वायलेट करे, वो भी एबॉलिश हो जाएगा, ठीक। ये क्या क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ भी होगा तो उसे हम लोग एबॉलिश कर देंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ऐसा ही कुछ है, बोलते हैं सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब आप कुछ भी ऐसा कानून नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी कानून नहीं बनेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं है बुक में क्यों नहीं दिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आप लोगों ने, कई लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये क्या बोलता है, एक आदमी आया था सुप्रीम कोर्ट में, बोलता था जज साहब अगर आप ऐसा जो कर रहे हैं कि आप कुछ भी कानून अगर वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो आप पूरा कानून को ही नल एंड वॉइड कर देना। लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को ही हम लोग ये कर दें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके चेंज करें, और उस टाइम वो चीज़ सही लगे तो फिर क्या करेंगे। तो बोला हाँ बात तो सही है, तब क्या किया जाए। तो वो बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स को, मतलब कुछ ऐसा एक को मान लो कि ये बना, एक को ऐसा एक्ट बना, हाँ लॉ बन गया, मान लो लॉ बन गया, लॉ बन गया, एक लॉ बन गया, हाँ वो आर्टिकल 23 को ये वायलेट कर रहा है, ऐसा जो है वो 23 को वायलेट कर रहा है, हाँ।
ऐसा आप अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं। एक को लैंड वाला कानून बना, लैंड रिफॉर्म वाला ही बन गया, वो आर्टिकल 19 को बना। अब आप 19, अब ये ज़्यादा थोड़ा आपको ये हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, आर्टिकल 31 को वायलेट कर रहा है। तो हम लोग उस टाइम पे बोलेंगे कि नहीं, जो ये वायलेट कर रहा है ना, मतलब मान लो कि इस ये जो लॉ है इसका, ये मान लो कि A1 2 A2 A3 A4 ऐसा करके हम लोग बनाया है। हाँ, इसका इतना है, इसका सिर्फ ये वाला चीज़ तो इसको वायलेट कर रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है। तो हम लोग एक्लिप्स, मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आप लोगों ने ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा। मतलब क्या होता है, जो आगे आ जाता है, जो हम लोग को ग्रहण लगता है तो क्या होता है, ग्रहण कैसे लगता है, आगे में कुछ आ जाता है तभी ना वो अंधेरा हो जाता है। तो वही चीज़ करेंगे, इसको हम लोग उस टाइम के लिए हटा देंगे, उस टाइम के लिए हटा देंगे। और जब वो चीज़ मतलब बाद में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका भी यूज करेंगे। मतलब वो कुछ देर के लिए हट जाएगा, जिस टाइम तक वो मतलब ये कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, उस टाइम तक वो हट जाएगा। और जैसे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ अब ये चीज़ काम का है, तो हम लोग इस चीज़ को भी काम में लगाएंगे। मतलब सी के समझ में है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें कानून को हटाया नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, इस चीज़ को हटाया नहीं जाएगा, बस उस टाइम पे हटा हुआ रहेगा, मतलब ढका हुआ रहेगा, उस टाइम तक ढका हुआ रहेगा। और बाद में जब इसका ज़रूरत पड़ेगा, मतलब बस बस ज़रूरत पड़ेगा तब ये आ जाएगा। मतलब जैसे ही हम लोग को पता चलेगा इस चीज़ को वायलेट करे, तो हम लोग इस चीज़ को हटा देंगे, इसको ज़्यादा प्रेफर देंगे। लेकिन देखेंगे कि बाद में वो चेंज हो रहा है, तब हम लोग इसको भी ला सकते हैं। ये चीज़ है, मतलब हट छुपा के रख देंगे, इसको हम लोग छुपा के रख देंगे। ये सब चीज़ है नहीं, अगर आपको दिमाग में नहीं घुस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो, मत घुसाओ, ठीक है। फिर क्या है, कहाँ गया, हाँ पढ़ के सुनाते हैं ये क्या बोल रहा है। हाँ, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल द लॉज आर इनकन्सिस्टेंट और इन डिरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट सेल बी वॉइड। मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा, चाहे वो 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के पहले का हो या फिर कमेंसमेंट होने के बाद का हो, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा अगर उसके अगेंस्ट जाए। इन अदर वर्ड, इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और दूसरे वर्ड में कहा तो ये जुडिशियल रिव्यू देता है। मतलब मान लो कि आप कुछ ऐसा कानून बना दिए, कुछ ऐसा कानून बना दिए आर्टिकल मान लो 1950 के बाद आप ऐसा कुछ भी कानून बना दिए, तो वो जो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सीधा वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी क्या ये सही है, क्या ये गलत है, वो खुद ही डिसाइड करेगी कि इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में रखना है कि नहीं रखना है, वो खुद ही डिसाइड करेगी, ठीक है। Power has been conferred on the Supreme Court, Article 32 and High Court 226 to declare the law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any fundamental rights। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू 32, और हाई कोर्ट के पास अकॉर्डिंग टू 226। वो किसी भी जो एक्ट आएगा उसे वो बोल देगा। मान लो जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, वो इसे चाहेगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है। जैसे कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, 1 साल पहले जो नहीं आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो कर रहा था, प्राइवेसी इलेक्टोरल बॉन्ड जो था, वो प्राइवेसी जो था ना, प्राइवेसी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हम लोग का ये है, हक है, राइट है, उस चीज़ को वो वायलेट कर रहा था। तो हम लोगों ने तो ये गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये हटाना पड़ेगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे आपको ये वॉइड करना होगा, नल एंड वॉइड करना होगा। तो यही इनवैलिड हो जाएगा, ये पावर है उन लोगों के पास। टर्म लॉ, कैसा लॉ, कैसा कानून को हम लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट वायलेट मानेगा कि हाँ इसे हटा दो, कैसा लॉ को बोलेगा। आर्टिकल 13 के अंदर जो मैंने कहा कि हाँ कोई भी ऐसा लॉ बनेगा तो उसे हटा दिया जाएगा, तो कैसा कैसा लॉ, वो कुछ भी टाइप का लॉ हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, या फिर कोई प्रैक्टिस हो, सती प्रथा जैसे मान लो कोई प्रैक्टिस था, कुछ भी हो, लोकल पंचायत कुछ कानून बनाया, कुछ भी होगा। देखो, परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, ये भी हो जाएगा। और द स्टेट लेजिस्लेचर भी अगर कुछ कानून बनाए तब भी। टेम्प्रेरी लॉज बन गया। ऑर्डिनेंस कब होता है, जब पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होता है तब प्रेसिडेंट कानून बनाता है कुछ, वो टेम्प्रेरी होता है, तो उसको भी हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं, तो वो भी हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ जाएगा। फिर स्टेचुटरी लॉज, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ जो हम लोग बनाते हैं कुछ टाइम के लिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक टाइप का सोच लो ना कि कुछ बॉडी है जो हेल्प करती है हम लोग का, वो प्राइवेट बॉडी हो सकती है तो, या सरकारी भी हो सकती है। वो भी कुछ अगर कानून बनाएगा, वो हम लोग को अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। और ये गवर्नर भी कुछ ऑर्डिनेंस पास करेगा, उसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। लाइक द ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स रेगुलेशन, नोटिफिकेशन दे के, रूल रेगुलेशन बना के, रूल्स बना के, बाय लॉ से या फिर ऑर्डर दे के, ये सब चीज़ क्या होगा, वायलेट अगर करेगा हम लोग फंडामेंटल राइट्स को, तो हम लोग इसे हटा देंगे। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ दैट इज कस्टम यूसेज हैविंग द फोर्सेस ऑफ लॉ। ये क्या बोल रहा है, वो जो
कहीं कहीं जो गांव में कस्टम्स वस्टम्स नहीं रहता है कि नहीं ये ऐसा करना ही चाहिए, ऐसे करके आपको इतना दिन तक व्रत रखना ही होगा। मान लो ऐसा बोल दिया कि आपको 30 दिन तक बिना पानी पिए व्रत रखना होगा, लेकिन ये क्या है, राइट टू लाइफ का ये हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो आप इसे अगर चाहे तो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनली इसे अनवैलिड कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर जांच बैठा देगी। नॉट ओनली ए लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द अबव कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन होता है या फिर स्टेट का लेजिस्लेशन होता है वही खाली, कोई भी लॉ बनेगा, कुछ भी ऐसा कानून रहेगा, चाहे वो टेम्प्रेरी हो, कहीं से भी पास हो, उसे आप कोर्ट में घसीट सकते हैं। वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड हैंस कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो अगर वो वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स को, हम लोग उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब खत्म तेरा कानून। फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड हैंस कैन नॉट बी चैलेंज। देखो क्या बोल दिया ये, अब थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम लोग का। ये क्या बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होगा वो लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना होता है तो हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करते हैं, मतलब 66% वोट दे के चेंज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या फिर थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग लॉ नहीं मानेंगे। ऐसा करके लिखा हुआ था। तो एक तरीके से तो ये कुछ भी गलत सलत हो रहा है। कैसे गलत सलत हो रहा है कि मान लो कुछ अच्छा लॉ है, जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू इक्वेलिटी अगर है और इसे अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड कर दिया, इसमें कुछ कुछ गलत बना दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि आप सुप्रीमेसी रहेगा, अमीर लोग का बढ़ावा ज़्यादा होगा, अमीर लोग जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, उन लोग चाहे तो गरीबों को दबा सकते हैं, ऐसा कुछ बोल दिया। तो क्या बोल रहा है कि ये लॉ नहीं होगा, और ये अगर लॉ नहीं होगा तो ये फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करेगा, ये तो पक्का करेगा। तो अब क्या ये, तब तो ये दिक्कत वाला काम हो गया, तब तो ये फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहा है, तब ये तो पूरा फंस जा रहा है चीज़। तो ये चीज़ को बाद में हटाया जाता है, ये जो चीज़ था इसे हटाया जाएगा। ये बोलता है कि चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इसको फिर बाद में चेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा देखो, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस क्या था वो बता रहे हैं, दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स ए फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म ए बेसिक स्ट्रक्चर। देखो क्या बोल रहे हैं, हम सिंपल बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में कहा कि आप ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस चीज़ का नहीं कर सकता, मतलब उस चीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब पार्लियामेंट कुछ भी ऐसा कानून नहीं बना सकती, कुछ भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे तो नहीं बना सकती ऐसा कुछ भी कानून। तो ये क्या बोल रहा है क्या केशवानंद भारती, चलो बताते हैं। हालांकि मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया, एक बार फिर देख लो, क्योंकि यही है। इसके बाद तो फिर हम लोग को बाद में और एक बार पढ़ना होगा, जब काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये केशवानंद जो भारती है, ये थे केरला के थे, हाँ केरला के थे। और केरला आपको उस टाइम अभी भी पता है काफ़ी अच्छा जगह है, मतलब पढ़ा लिखा जगह है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, केशवानंद भारती था जो था ना, इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स बहुत ज़्यादा था, अमीर आदमी थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी इसके पास बहुत ज़्यादा था। तो ये केरला वाला गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा था। तो इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग जो है गरीबों को बांटेंगे ज़मीन। जो हम लोग का इतना इनइक्वलिटी है, मान लो ऐसा है और ऐसा 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 है, एक ही आदमी के पास इतना सारा ज़मीन और इधर इतना कुछ 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 छोटा छोटा ज़मीन और किसी के पास एकदम कम ज़मीन, तो इसको बोलता है कि नहीं इसको भी काटेंगे, मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लैंड को सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मान लो कि किसका लैंड था, ये किसका लैंड था, ये जो लैंड था ये केशवानंद भारती का लैंड था, केशवानंद भारती का लैंड था ये। और इसको गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। कब्जा क्यों किया था, उन लोग बोला कि हम लोग इस ज़मीन को लेंगे और लोगों में बांटेंगे, ऐसा करके उन लोग का भी सोच कुछ गलत नहीं है, सही सोच रहा है। तो ये ले लिए केशवानंद भारती का ज़मीन, तो ले लिया, तो इसका काफ़ी ज़्यादा हानि हो गया, किसका, केशवानंद भारती का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो लॉस हुआ तो ये चल गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला गया और बोलता है कि मेरा तो ये आप वायलेट कर दिए, मेरा कौन सा वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 19 भी वायलेट हो रहा है और 31A भी वायलेट हो रहा है, 31A भी वायलेट हो रहा है। तो अभी अब तो आप ये 31A और 19 ये सब चीज़ किसका पार्ट था, 31 था और ये आर्टिकल 19 था, आर्टिकल 19(6) था। हम लोगों ने आर्टिकल 31 को हटा दिया था, लेकिन आर्टिकल 19(6) को हटाया नहीं था। तो केस कर दिया, केस किया, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स को बचाने का काम करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब होता है देखो, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ होता है कि कौन, ये गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एक तरफ है, मतलब इधर ये केरला वाला गवर्नमेंट और इधर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट बोला आप तो फंडामेंटल राइट्स का तो आप वायलेट नहीं कर सकते, इसमें तो पूरा पूरी वायलेट हो रहा है।
तो बोलता है हाँ, तब क्या किया जाए, आपका जो ज़मीन था आप इसे दे दीजिए। ये बोला दे दीजिए। पार्लियामेंट बोला हम क्या कुछ घूस खा रहे थे, हम कुछ कर रहे थे क्या। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फिर से एक अमेंड कर दिया, एक नहीं 3 को अमेंड कर दिया, 24, 25, 26 अमेंड कर दिया। और फिर से इसका जो बात था कि ये कोई ज़मीन को छीन नहीं सकता, इसमें कुछ अमेंड कर दिया और बोल दिया कि हम लोग चाहे तो ज़मीन छीन सकते हैं, हम लोग चाहे तो ज़मीन छीन सकते हैं। ऐसा हुआ, फिर चला गया, फिर इसका ज़मीन को छीन लिया गया, मतलब दोबारा छीन लिया। दोबारा छीन के ये फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं अब हम लोग का फिर मेरा ज़मीन फिर छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है पार्लियामेंट को, क्यों छीना भाई, क्या हुआ फिर बताओ क्यों छीना। तो बोलता है देखिए हम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग को जो चाहिए, हम लोग को इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़। अगर आप ऐसा करके रखेंगे तो इंडिया कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, वो अमीर गरीब रहेगा ही और कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा लास्ट में। तो वो चुप हो गया, बोला बात तो सही है, तो क्या करना चाहिए। तो बोला कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तब ये बोला कि ठीक है, क्या करते हैं कि जो ये है आर्टिकल 19(6) है उससे हम लोग हटा देते हैं। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट टू क्या था, ये प्रॉपर्टी, इसे आप हटा दीजिए। मतलब अब तब क्या होगा, तब तो बोल रहा है कि तब तो दिक्कत है, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ऐसे अगर हम लोग हटाते रहेंगे तब तो दिक्कत है, तो क्या किया जाए बोलता है। तो ठीक है बोलता है। उस टाइम हम लोग को बात आता है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बोला गया कि ठीक है हम लोग आपका ये को अमेंड नहीं करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड नहीं करेंगे। किसको, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड नहीं करेंगे हम लोग। किसको अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड किसको नहीं करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को करेंगे, सॉरी यार, फंडामेंटल राइट्स को करेंगे, बस ये बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं करेंगे। मतलब ये मान लो फंडामेंटल राइट्स है, इसे थोड़ा सा हम जूम करके देख रहे हैं तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसे आप चेंज कर सकते हैं। कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फंडामेंटल राइट्स में जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये चीज़ इसमें बोला गया कि आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब इन लोग का बात कहाँ अटक गया था हम बता रहे हैं, बात यहाँ अटक गया था पार्लियामेंट और इधर सुप्रीम कोर्ट आया था। तो इन लोग क्या कर रहा था, इन लोग जब डिसीजन दे रहा था तो इन लोग एक्ट बना के वो अमेंड कर दे रहा था, अमेंडमेंट कर रहा था। कैसा अमेंडमेंट, जो मैंने बताया 24, 25, 26 अमेंड कर दिया। और क्या बोला कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, ऐसा करके ये कर दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है मेरा बात का तो कुछ वैल्यू ही नहीं, इन लोग चेंज कर दे रहे हैं, बार बार हम लोग बोल रहे हैं, बार बार चेंज कर दिया जा रहा है, तब तो ऐसा हर बार होगा, तो क्या किया जाए। तो यही चीज़ बोला गया कि हम लोग भी कुछ गलत काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो अमेंडेबिलिटी को क्या किया जाए, अमेंडेबिलिटी अमेंडमेंट किसका होगा, अमेंडमेंट किसका होगा, अमेंडमेंट किसका होगा। तो इसी टाइम बात हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर का आप अमेंड नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो वही आर्टिकल 13 में बात किया जा रहा है कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा तो आप उसे अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा। मतलब दोनों में केस हुआ, फिर बाद में बात आया कि इन लोग चेंज कर दे रहा था। पार्लियामेंट कानून बना बना के सुप्रीम कोर्ट का भी बात को वैल्यू नहीं दे रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का बात को भी वैल्यू नहीं दे रहा था, वैसा करके चेंज कर दे रहा था। तो बाद में क्या बोला कि नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर एक किसी चीज़ को मानना होगा, बेस मानना होगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप चाहे दूसरा कुछ चेंज कीजिए लेकिन इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ हुआ कि आप वायलेट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब वो बात नहीं माना जाएगा। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी क्या है, आर्टिकल 14, ये क्या बोला जाए। इसमें देखो, इसमें दो को चीज़ आएगा, एक होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को पहले पढ़ लेते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर का लॉ का मतलब कोई भी आदमी हो उस पर सेम कानून लगेगा, चाहे वो अंबानी हो या फिर वो सुदामा हो, उस पर सेम कानून लगेगा। अगर वो सज़ा, अगर वो मर्डर किया है तो उसको 7 साल का सज़ा होगा ही होगा, 7 ईयर्स का सज़ा होगा ही होगा। ये क्या बोल रहा है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ बोल रहा है कि ये 7 साल का सज़ा होगा ही होगा, चाहे ये हो या ये हो। बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखो इसका नुकसान कहाँ है। देखो मान लो इधर है एक मोटा सोटा हट्टा आदमी है, हट्टा कट्टा, इधर ग्रेट खली है, खली, हाँ खली है, और इधर रूखी सूखी एक छोटी बच्ची सी गर्ल चाइल्ड। दोनों से एक बच्चा का मर्डर हो गया, गर्ल हो गया, कैसे भी करके वो ये भी मर्डर कर दिया, ये भी कर दिया। और इन लोगों को बोलता है अब तुम लोग मर्डर किए हो तो तुम लोग को इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो 7 साल का सज़ा होगा। ये 5 साल की है और ये है 40 साल का है, 40-50 साल का है मान लो। तो क्या ये कहीं तरीके से भी, किसी तरीके से भी ये सही लग रहा है
मतलब मान लो जहर दे के मारा है, दोनों ने मिलके जहर दे के मारा, तो क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये सही हो रहा है? वो तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कि हाँ, रूल ऐसा ही बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ कि हाँ, अगर कोई कोई एक ही मतलब कोई अगर मर्डर कर रहा है तो चाहे वो कैसा भी आदमी हो उसको सेम सज़ा दिया जाए, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सब समान होगा, तो उस अकॉर्डिंग तो सही है। लेकिन अगर एथिकली मॉरली अगर हम लोग देखें, क्या इस लड़की के साथ ये सही हो रहा है कि उसको 7 साल का सज़ा दिया जा रहा है? उसका उसके पास तो दिमाग भी नहीं था, वो कहाँ से सब ये मतलब वो तो समझ भी नहीं पाएगी कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है ये, तो वो कहीं से भी सही नहीं हो रहा है। इसीलिए दूसरा चीज़ आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब सेम टाइप के लोगों के साथ सेम सज़ा मिलेगा। मतलब मान लो अगर दो लड़की ने हत्या किया है, दो लड़की ने हत्या किया तो इसको जो सज़ा मिलेगा इसको भी वही सज़ा मिलेगा। अगर मान लो दो बड़े बड़े लोगों ने सजा ये किया है, 35-35 साल का है दोनों, तो जो ये जो सज़ा इसको मिलेगा, मतलब मर्डर किया दोनों ने, जो इसको मिलेगा वो इसको मिलेगा। और मान लो कि एक है 35 साल का मैन और एक है 5 साल की बच्ची, या फिर 5 साल की कुछ भी है, छोटा बच्चा है एकदम, हाँ, तो क्या इन लोगों के साथ सेम सज़ा दिया जाएगा? नहीं। इसको अगर 7 ईयर्स का दिया गया तो इसको हो सकता है 3 ईयर्स का दे दे, और वो भी उन लोग का अलग जेल होगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप तो बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, वो तो रूल इक्वलिटी इक्वलिटी नहीं हो रहा है। नहीं, सेम के साथ सेम ट्रीट किया जाएगा, ये चीज़ बोला जाता है। देखो क्या क्या लिखा हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समझ आया होगा, सबको इक्वली प्रोटेक्ट करके रख रहा है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ को मतलब लॉ के बिफोर सब इक्वल रहेगा, और ये प्रोटेक्शन है, इक्वल प्रोटेक्शन है सबको। तो स्टेटेड दैट द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है कि कोई भी आदमी हो उसको दोनों चीज़ मिलेगा, मतलब ये इंडिया के अंदर अगर हो तो क्या होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी होगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होगा। कन्फर्ड राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स, और ये जो है ये फॉरेनर्स को भी लगता है, मतलब ऑल पर्सन्स, ऑल पर्सन्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले लोगों को लगेगा, नहीं, जो भी है सबको जब सबको मिलेगा। इंक्लूडेड लीगल वर्जन विच स्टेचुरी कॉर्पोरेशन कंपनीज रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन, कोई भी आदमी हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, ये ऐसा नहीं कि खाली आदमी का ही बात करें, मतलब आदमी आदमी के साथ साथ बहुत सारा चीज़ है, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ये सब चीज़ को भी है, ये सब चीज़ को भी आएगा, इस सब चीज़ मतलब ये सब चीज़ भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है। टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रॉम ब्रिटिश ओरिजिन, ये हम लोग कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए? ब्रिटिश ओरिजिन से लिए हैं। काफ़ी फालतू है, फालतू है, एक नंबर का फालतू है, देखा हम लोगों ने कैसा, मैंने तो एग्जांपल दिया था। फिर बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने देखा। कैनोट कॉनोटेड बाय द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, जो वही जो कहा, एक सुदामा है और एक अंबानी है, तो अंबानी है और एक सुदामा है, हाँ, तो इन लोग अगर मर्डर किया है तो 7 साल का सज़ा दोनों को होगा। ठीक। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द पर्सनस ऑफ टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लॉ कोर्ट, तो बोल रहा है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सनस, मतलब सेम ट्रीट किया जाएगा, वही 7 साल का सज़ा अगर इसको हो रहा है तो 7 साल का सज़ा उसको भी होगा। नो पर्सनस वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, अबव द लॉ, कोई भी आदमी जो होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको सज़ा कम दिया जाएगा, या फिर वो अमीर है तो उसको सज़ा कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कॉनोटेड बाय द सेकेंड, आप सेकेंड वाला देख लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, अगर सेम सेम सर्कमस्टांसेस हो, मतलब जो ये है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो दोनों लड़की हो, दोनों का सिचुएशन सेम हो, तो क्या होगा, तो होने से सेम ट्रीट किया जाएगा। बोथ इन प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाई लॉज, तो प्रिविलेज भी सेम अगर है या फिर लाइबिलिटीज़ भी दोनों सेम है, मतलब सेम टाइप का उसको प्रिविलेज मिल रहा है, सेम टाइप का उसको दिक्कत है, लाइबिलिटीज़ है, तो क्या किया जाएगा, उसको क्या सेम टाइप का सज़ा मिलेगा। लेकिन अगर दोनों का सिचुएशन डिफरेंट है तो उन लोग को अलग अलग सज़ा मिलेगा। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, सिमिलर एप्लीकेशंस मतलब दोनों अगर लड़की है तो उन लोग को क्या किया जाएगा, सिमिलरली सिचुएटेड है तो उन लोग को सेम लॉ लगेगा। और अगर इस सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग कंडीशन में है, एक लड़का है एक लड़की है, तो अलग अलग सज़ा मिलेगा। लाइक ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लाइक को सेम मतलब सेम आदमी को सेम आदमी जैसे ट्रीट किया जाएगा, और अलग 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 है तो उन लोग को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। डिस्क्राइब द फॉर्मर एज नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाइल द लेटर एज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, तो वही है, पहला वाला जो था इक्वलिटी बिफोर लॉ वो तो एक तरीके से नेगेटिव ही था ना, एक लड़का और एक 5 साल की लड़की के साथ अगर सेम सज़ा दिया जा रहा है, दोनों को 7 साल का सज़ा या फिर दोनों को उम्र कैद किया दिया जा रहा है, तो जो 35 साल का आदमी है उसका तो लाइफ ठीक है ख़त्म हो गया, वो 35 साल जिया था, लेकिन जो 5 साल की लड़की है उसको अगर उम्र कैद दिया जा रहा है वो तो कहीं से भी ठीक नहीं है।
कहीं से भी ठीक नहीं किया, उसको तो ज़िंदगी का शुरुआत भी नहीं हुआ था, उसको कुछ पता भी नहीं था। ठीक है। एम्ड बोथ एट इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। ये क्या करता है, इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। आर्टिकल 14 ऑफ लीगल स्टेटस, मतलब लीगली अपॉर्चुनिटी देता है, जस्टिस देता है, सबको एम्पावर करता है। दोनों चीज़ मिल के एम्पावर करता है, दोनों चीज़ मिल के। जस्टिस ऐसे नहीं मिलेगा, सेकेंड वाला चीज़ जस्टिस देता है। हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स वेयर ट्रीटेड और डिफरेंटली। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो इक्वल्स है उसके साथ इक्वल्स और अनइक्वल्स के साथ अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। जो मैंने कहा कि एक बच्ची है और एक 35 साल का लड़का है, 35 साल का लड़का बोलेगा ना कि नहीं मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, नहीं भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ कुछ भी नहीं हुआ। फॉरवर्ड क्लास लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 14, क्लास लेजिस्लेशन भी नहीं होगा, मतलब क्लास के बेसिस पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। क्लास के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, क्लास के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ऐसे बेसिस पे नहीं होगा। अमीर गरीब के बेसिस पे नहीं होगा। अगर कुछ फिजिकली कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है, सिचुएशंस कुछ वैसे हुए तब मिलेगा। परमिटेड रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनस ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजैक्शन बाय द लॉज। तो वो कुछ कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशंस होगा, उस अकॉर्डिंग आप लोग को उस चीज़ में छूट मिलेगा। लड़की लड़का है दोनों, और बोलो कि मेरा सिचुएशन सेम नहीं था, हम लोग को ऐसा हुआ, वैसा नहीं होने वाला है। आप थोड़ा गलत आ गए फिर। स्टेटेड दैट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव। तो ये बोल रहा है जो क्लासिफिकेशन, जो सिचुएशंस को देखा जाएगा कि ये ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों 35 साल का ही आदमी है और आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो सिचुएशन कुछ और था, तो मेरा ऐसा हुआ, हमको पीड़ित, हमको ज़बरदस्ती करवाया गया। ये बोलेगा नहीं हम जानबूझ के, ये बोलेगा हम ज़बरदस्ती किए हैं, हमको ऐसा कराएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। तुमने किया है, तुमको सज़ा मिलेगा। ठीक है। ज़बरदस्ती क्या होता है, तुमने अपने हाथों से किया है, तुम पुलिस को बोल सकते थे। रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन टू बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा ध्यान से सोचा जाएगा, वही चीज़ बोला जाएगा, थोड़ा हार्ड मीनिंग आप समझ जाइए। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, लॉजिकली सोचा जाएगा कि क्या वो सिचुएशन था वो सेम था, वो क्या वो सिचुएशन अलग था, क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोग के ऊपर सेम ट्रीट करना चाहिए, वो सब चीज़ सोचा जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये मोदी जी को रोकता है। मोदी जी को रोकता है कि मतलब मोदी जी को बोलता है कि आपको जैसा बुक में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उस अकॉर्डिंग आप देश को चलाइए। आप खुद से कुछ भी कानून नहीं बनाइए। तो बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो कानून होगा लॉ का होगा। आप उतना आर्बिट्रेरी रूल जो है, आर्बिट्रेरी रूल ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, आर्बिट्रेरी रूल नहीं होने वाला। क्या क्या है देखते हैं, थोड़ा स्पीड करना होगा। कंटेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें वो इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है, एविडाइसी का कॉन्सेप्ट है ये। तो ये आपको पता है, थोड़ा गंदा है एक टाइप से। एविडाइसी का कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मैंने अच्छे से पढ़ा है, आप देख लीजिए। हाँ, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। इंक्लूडेड 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स ये इसमें है डाइसी के कॉन्सेप्ट में। एक है आर्बिट्रेरी पावर का एब्सेंट होना, मतलब खुद का कोई, मोदी जी खुद से कानून नहीं बना सकते। मोदी जी अपने मन की बात जो करते हैं, मन की कानून नहीं बना सकते, मन की कानून नहीं बना सकते, मन की कानून नहीं बना सकते। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दैट इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी आदमी को ऐसे पनिश नहीं किया जाएगा जब तक वो लॉ को ना वायलेट करे। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो मैंने पढ़ा है आर्टिकल 14 का फर्स्ट वाला, कि जो चाहे मोदी हो या एक कांस्टेबल हो, चाहे सुदामा हो या एक अंबानी हो, 7 साल का सज़ा मिलेगा अगर वो मर्डर किया है तो। अगर उम्र कैद मिल रहा है उसको, अंबानी को, तो इसको भी उम्र कैद ही मिलेगा। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द सिटीजन्स, रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। ठीक है। primacy of right of the individual, that is constitution is the result of the rights of the individual as defined and enforced the court of law rather than the constitution being the source of individual rights। ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स नहीं आया है, फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशन आया है। प्राइमेसी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कुछ भी देखेंगे। राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है रिजल्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजल्ट है, मतलब राइट्स ऑफ रिजल्ट पहला चीज़ है, इसका रिजल्ट, इसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो है कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है। ऑब्जर्व बाय डाइसी, देख नो मैन
इज़ अबव द लॉ ऑफ डाइसी ने कहा कि कोई भी आदमी क्या है, ये लॉ से ऊपर नहीं है, बट एवरी मैन वाट एवर बी द रैंक और कंडीशन सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ और रियलमी एंड एमेनेबल टू द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल्स। तो वही चीज़ बोल रहा है कि चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी कैसा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ भी हो, सेम सजा दिया जाएगा उसको, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कवर्ड और एवरी ऑफिशियल फॉर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर डाउन टू द कांस्टेबल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कांस्टेबल हो, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस हो या फिर कुछ भी हो, उन लोग को अगर गलत किया होगा तो उन लोग को सेम सजा दिया जाएगा जैसा दूसरे सिटीजन्स को दिया जाता है वैसे। एप्लीकेबल इन द इंडियन सिस्टम, ये इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल कौन कौन सा है, ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। एक्सक्लूडेड द थर्ड एलिमेंट इन द इंडियन सिस्टम, ये चीज़ हम लोग का इंडियन सिस्टम में नहीं है। प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। वो वहाँ पे क्या बोला था, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सबसे बड़ा है, लेकिन हम लोग इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए, इसको भी हम लोग अमेंड कर सकते हैं, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को भी हम लोग काट सकते हैं, आर्टिकल 19 काट सकते हैं, ठीक है। डिक्लेयर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। इंडिविजुअल राइट्स कहाँ से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द रूल ऑफ लॉ एज इम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कहा, क्या कहा थोड़ा देर पहले, बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं। पार्लियामेंट कभी नहीं चेंज कर सकती, चाहे वो कितना ही वोट कर ले। तो उसमें किसे भी ऐड किया गया है, रूल ऑफ लॉ को ऐड किया गया है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स ये भी एडेड है, फिर फ्रीडम ये सब भी एडेड है, लिबर्टी ये सब भी एडेड है। तो ये सब चीज़ क्या है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ये सब क्या है, जुडिशियल रिव्यू ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल राइट्स में हम लोग ने ऐड करके रखा है। इसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करके रखा है, इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं दूसरा, स्टेटेड दैट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन एन अमेंडमेंट। आप अमेंडमेंट भी कर लो, ये बोलना चाहता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर लो, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो भी देख लेते हैं, एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। तो इन्जॉयड द फॉलोइंग इम्यूनिटीज़ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो हम अच्छे से बता रहे हैं, जो ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और ये गवर्नर, प्रेसिडेंट ये गवर्नर, इन लोग कुछ भी काम करे, कुछ भी काम करे, प्रेसिडेंट गवर्नर एमपी एमएलए ये लोग कुछ भी काम करे, मतलब कुछ साइन किया, कुछ ऐसा डिसीजन लिया, तो मान लो वो गलत हो गया तो इसके लिए इसे जेल या फिर सुप्रीम कोर्ट, नो, इसको भी कुछ डिसीजन लिया वो गलत हो गया, कुछ स्कीम्स निकाला वो गलत हो गया, इसके लिए जेल नहीं, भले वो बाहर गाली खाएगा वो चलेगा, लेकिन इसके लिए जेल नहीं ले जाएगा इसे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब क्या बोला जा रहा है, इन लोग ये जो है ना, ये अब वो एमपी ख़त्म, ये जो है प्रेसिडेंट और ये गवर्नर, इन लोग तो देखो, इन लोग ऐसे ही चुन के नहीं आता है, काफ़ी अच्छे आदमी होते तभी चुन के आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ही झमेला होता है। ऐसे हम लोग द्रौपदी मुर्मू, एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे आप किसी को भी देख ले, मनमोहन सिंह, कोई भी है, ऐसे नॉर्मली नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मशक्क़त करना पड़ता है। इसीलिए इस लॉ का कुछ, कानून का कुछ वैल्यू नहीं है जो ये इन लोग को एक्सेप्शन दिया है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। अभी हम बताए नहीं है कौन सा कानून का बात कर रहे हैं जो इनके लिए वैल्यू नहीं है। इन लोग को बोला गया है कि अगर इन लोग को कुछ मतलब लॉ को वायलेट करे तो इन लोग के खिलाफ हम लोग ये नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, जेल नहीं भेज सकते, उस टाइम पे हम लोग इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, जब तक इन लोग का टेन्योर रहेगा, जब तक इन लोग ऑफिस में रहेंगे, मतलब 5 साल है तो 5 साल तक आप केस नहीं कर सकते, ये चीज़ को कहा गया। हालांकि आपको लग रहा है कि इन लोग कुछ भी ऐसा गलत काम करेगा, द्रौपदी मुर्मू जी हम लोग कुछ भी गलत काम करेगी, नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ था। और एक चीज़ क्या है, राजदूत, राजदूत जो होता है, एम्बेसडर, एम्बेसडर, एम्बेसडर स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। एम्बेसडर, एम्बेसडर लोग का क्या होता है, एम्बेसडर जो होता है, एम्बेसडर क्या होता है, चाहे वो इंडिया का एम्बेसडर हो या फिर बाहर का एम्बेसडर हो, मतलब बाहर हम लोग का एम्बेसडर काम कर रहा हो, तो कोई भी एम्बेसडर हो, चाहे मतलब इंडिया के एम्बेसडर बाहर रह रहे हो या इंडिया के बाहर के एम्बेसडर इंडिया में रह रहे हो, उन लोग को क्या किया जाता है, एक्सेप्शन में रख दिया जाता है कि उन लोग के ऊपर इंडिया का कानून नहीं लगेगा। अगर उन लोग कुछ भी काम करेगा तो उन लोग को वहाँ का आदमी सजा देगा, हम लोग यहाँ से भेज देंगे, वहाँ का आदमी सजा देगा। तो ये ऐसा क्यों किया गया, इन लोग को कराने का क्या ज़रूरत था। देखो ये चीज़ बचपन से मतलब काफ़ी रीति रिवाज से ऐसा चीज़ हो रहा है। मतलब आप लोगों को याद है अंगद के बारे में, अंगद जो हम लोग का ये था, अंगद, अंगद स्पेलिंग यही होता है ना, हाँ, अंगद याद है, वो जो पूंछ को ऐसे ऐसे घुमा के गया था, उसे रावण बोला था कि हम मार देते हैं, रावण। लेकिन उसी टाइम एक आदमी चिल्लाया, बोलता है कि नहीं, आप राजदूत को नहीं मार सकते, राजदूत को। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जो अंगद है, अंगद,
अंगद। अंगद जो है, अंगद, अंगद क्या था, जब वो रावण के पास आया था वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उसे वो चाह के भी नहीं मारा, नहीं मारा। क्यों नहीं मारा था? क्योंकि वो बोला था, उसके जो बगल वाले मंत्री लोग थे वो बोले थे कि आप राजदूत को नहीं मार सकते, आप राजदूत को नहीं मार सकते। तो ये क्या बोला जा रहा है कि मतलब सालों से ये रीति रिवाज है, ये इसे नहीं मारा जाता है और ये सब जगह है। हम चाहे बाहर का कोई भी मेंबर हो, ये सब लोगों ने किया, ऐसा नहीं कि इंडिया का ही है, सारे देश में ऐसा ही है। हम लोग को अगर बाहर में कोई ऐसे गलत काम करेगा तो हम लोग उसको इंडिया हम लोग को भेज देगा और हम लोग यहाँ पे उसको सजा देंगे। तो ऐसा चीज़ है, राजदूत को कभी नहीं मारा जाता। तो इसमें भी वही है कि राजदूत को कभी नहीं मारा जाता। तो वही है, देख लेते हैं, देखो क्या क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ के कंप्लीट करते हैं। इन्जॉयड द इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये इम्यूनिटी इन्जॉय करता है कौन सा? आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 जो जेल वाला है, प्रिविलेज, जो सुदामा और अंबानी देखे थे। तो सुदामा और प्रेसिडेंट होगा तो सुदामा को सजा होगा, इसको सजा नहीं होगा कुछ भी काम करने का। नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ फॉर द एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस ऑफ द पावर ऑफ ड्यूटी। कोई आंसरेबल नहीं है कि हाँ ये मुर्मू जी आप लोगों ने ये एक ऐसा गलती कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको कुछ बोलना नहीं होगा। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेल बी इंस्टीट्यूटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। 5 साल के दौरान उसको कोई भी कोर्ट में ये नहीं करना होगा, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस ही होगा नहीं तो कहाँ से होगा ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजन सेल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। कोई भी ऐसा अरेस्ट का केस ही नहीं होगा तो अरेस्ट कहाँ से होगा, और इम्प्रिजमेंट कुछ भी नहीं होने वाला है। No civil proceedings shall be instituted in any court in respect of any act done in personal capacity before or after entering office until expiration of 2 months after notice। तो ये बोला जा रहा है कि वही चीज़ बोला जा रहा है यार, कुछ भी सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं होगा। सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो भी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? कोई भी कानून के खिलाफ ऐसा कुछ अगर गलत काम किए हो उसके उसके लिए भी उसे क्या किया जाएगा, 2 महीने पहले, अनटिल एक्सपिरेशन ऑफ 2 मंथ्स आफ्टर नोटिस। नोटिस एक्सपायर होने से 2 महीना पहले ही बोल देगा कि आपको हम लोग ऐसा ये केस आपके ऊपर लगा है, तो इसके बाद ही हम आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। ये सब चीज़ पहले ही बोल दिया जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इन लोगों को प्रिविलेज मिल रहा है। प्रोटेक्टेड एनी पर्सन फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर। आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर फ्रीडम ऑफ जो दिया गया है प्रेस फ्रीडम, प्रेस का फ्रीडम। आप कुछ भी न्यूज़ छापो, आप लोग को जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर आप मोदी के खिलाफ कुछ ऐसा छाप दिए जो मोदी को गुस्सा आ गया ऐसा, आप तो वो लोग जेल भेज देगा, नहीं कर सकता। अगर वो ट्रू रिपोर्ट है, अगर वो काम सच है, रियल है, तो वो नहीं भेज सकता। ठीक है, चाहे वो किसका भी बात करे, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक। प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट वोट इन द पार्लियामेंट। वो किसी को भी वोट करे पार्लियामेंट में, कोई भी काम करे, कुछ भी डिसीजन ले, उन लोग को भी प्रोटेक्ट करके रखा है। कि इन लोग को एमपीज़ लोग को प्रोटेक्ट करके रखा है। एमएलए लोग को भी प्रोटेक्ट करके रखा है। उन लोग किसी को भी वोट करेगा, मतलब उन लोग डिसीजन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, लॉ बनता है, उसमें किसी को भी वोट करे, उन लोग को सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके कुछ भी उन लोग को बोलना नहीं पड़ेगा कि हम लोगों ने इस चलते वोट किया। ठीक है। मैड आर्टिकल 31C कैन एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। अगर आर्टिकल 31C क्या बोलता है, आप ज़मीन को छीन सकते हैं, गवर्नमेंट को बोलता है आप ज़मीन को छीन सकते हैं। तो इसको भी आर्टिकल 14 से हटा दिया गया। आप इसके लिए अब ये नहीं होगा कि आप इसको जेल भेजेंगे, नहीं भेज सकते। मतलब किसको, गवर्नमेंट को जेल नहीं भेज सकते। जो हाँ, तो क्या बोला गया, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करेंगे 39B एंड 39C, इसमें क्या होता है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है कि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कोई भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा तो उसके लिए आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 14 के बाहर है ये, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ नहीं खींचा जा सकता। ठीक है। अब क्या है, डिक्लेयर द सुप्रीम कोर्ट अगर 31C का काम करे तो उसके लिए भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ग्रांटेड फॉरेन सोवरेंस रूलर्स एम्बेसडर डिप्लोमेट्स, जो वही राजदूत वाला बात है, राजदूत वाले लोग को कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। ग्रांटेड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टू द यूएनओ मेंबर, यूएनओ मेंबर या एजेंसी वाले मेंबर होंगे वो भी तो एक तरीके के राजदूत ही है, तो उन लोग को भी क्या है, इम्यूनिटी मिल गया है। आर्टिकल 14 उन लोग को भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ था, ख़त्म हो गया। और कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं। एकदम सिंपल में बताया था कि प्रेसिडेंट को इसमें थोड़ा हेल्प मिलेगा, और अगर डीपीएसपी के लिए कानून मिले तो इसके लिए भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एमपी लोग को भी इसमें वो अगर कुछ वोट देगा तो उसमें भी ऐसा हम लोग कुछ गलत नहीं कर सकते। और क्या था, राजदूत लोग के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, हो गया। थैंक यू। कल से हम आर्टिकल 15 स्टार्ट कर देंगे। और ठीक है, थैंक यू। ओके।